Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29% in commerce. तो जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यूपी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी मैं एमसीक्यूज यहाँ पर लेकर आई हूँ वो सारे एग्जाम्स जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये घुमा फिरा के सारे ये जो क्वेश्चंस है ये रिपीट हुए हैं। तो आई होप कि आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जरूर आए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the slope at any point on an indifference curve is known as, your options are marginal rate of substitution, the marginal rate of trade-off, the trade-off rate, the marginal rate of indifference. हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो हिंदी के कैंडिडेट्स है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। विद इन 20 सेकेंड्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपके एग्जाम्स में जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये सभी कॉमर्स के एग्जाम्स में, जो कोई भी कॉमर्स के एग्जाम्स हो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आपका टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैम ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखो इंडिफरेंस कर्व आपको पता होगा, इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनता है कॉन्वेक्स में। बनता है कि नहीं बनता है इसी तरीके से। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये यहाँ पर बताता है कि कोई एक कस्टमर बेटा एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस कितना करता है। यानी सपोज करिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, ये समझिए ए फॉर एप्पल है और ये समझिए आपका बी फॉर बीन्स है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, ठीक है। ए फॉर एप्पल बी फॉर बीन्स है। और सपोज करिए कि मेरे पास पहले थे 5 एप्पल और मेरे पास थे यहाँ पर 5 एप्पल और एक बनाना, ठीक है। 5 एप्पल एक बनाना। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मैं एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए किसी एक सब प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करना। भाई एक पाने के लिए कुछ खोना, आपको समझ में आता है ना कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। तो आपको एप्पल खोने हैं, तो मैंने बोला मुझे एप्पल इतनी पसंद नहीं है, मैंने बोला मैं ना आपको एक एप्पल दे देती हूँ, उसके बदले में आप एक्स्ट्रा मुझे एक बनाना दे दो। तो एप्पल की क्वांटिटी हो गई 4 और बनाना की हो गई 2, ठीक है। इसी तरीके से यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है बेटा कि आप एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट का जो सेक्रीफाइस करते हो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अभी जैसे पहले मेरे पास 5 एप्पल थे, एक बनाना था, तो मुझे बनाना ज्यादा पसंद है, मुझे बनाना ज्यादा चाहिए, तो मैं कहूंगी कि आप मेरे से एक एप्पल ले लो और उसके बदले में एक बनाना दे दो। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपका टाइमर जो है स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस और नन ऑफ द अबव। कोई भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे इंडिया का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर बाहर विदेश में जाकर सर्विस कर रहा है या बाहर विदेश में जाके जॉब कर रहा है और सैलरी उसको हमारी सरकार, इंडिया की ही सरकार दे रही है, तो वो कहाँ पर टैक्स होगा, उसका जो टैक्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा वो आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने सीजीएल वगैरह में देखा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं जो भी, ठीक है, तो वो ज्यादातर जो है वो अपनी सर्विस बाहर फॉरेन कंट्रीज में ही देते हैं। बट सैलरी तो आपकी ही सरकार देगी ना, आप ही तो सिटीजन हो इंडिया के, इंडिया के सिटीजन हो, सैलरी भी आपकी गवर्नमेंट ही दे रही है। सो टैक्सेबल कहाँ पर होगा? एंड योर टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा इज टैक्सेबल इन इंडिया। देखो सैलरी इंडिया में ले रहे हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो टैक्स भी तो इंडिया में ही भरोगे। भला ही आप सर्विस बाहर कर रहे हो, वो भी तो आपको सरकार ने ही भेजा है ना, हमारी सरकार ने ही आपको बाहर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भेजा है, तो सैलरी भी यही मिलेगी, तो टैक्स भी यही कटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
देखो ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, इसलिए टाइम सिर्फ 20 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ। जहां पे लेंदी क्वेश्चन होगा मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दूंगी वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ द अबव। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए विद इन 20 सेकेंड्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज चाहते हो, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, तो मेरे चैनल से जरूर कनेक्ट रहिए। चाहे आप सब्सक्राइब करके रहिए, चाहे आप वैसे ही रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेशन जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर आंसर इज रियल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को रियल अकाउंट बोला जाता है। तो मैम ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जैसे मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, एसबीआई में अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के आपने 3 रूल अकाउंट्स के तो पढ़े होंगे, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है बेटा? रियल अकाउंट के अंदर आपकी एसेट्स आते हैं, इसलिए गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो भी आपका एसेट्स वगैरह होते हैं, वो आपके रियल अकाउंट में आती है। और नॉमिनल में आपके बेटा जितने एक्सपेंसेस, जितने गेन्स, जितना प्रॉफिट लॉस, जितना खर्चा होता है, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है। इसके आपको गोल्डन रूल पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रूल कॉमर्स का बता देती हूँ, अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल होता है। ठीक है। तो जैसे भी मैंने आपको बोला, यहाँ पे ये आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको याद होगा, डेबिट द रिसीवर और आपका क्रेडिट द गिवर। ठीक है। डेबिट रिसीव करने वाला, क्रेडिटर देने वाला। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने बोला एसेट्स, एसेट्स या तो आएंगे या तो जाएंगे। तो डेबिट होगा तो व्हाट्स कम्स इन, डेबिट के अंदर आता है, क्रेडिट के अंदर जाता है। वो बैंक अकाउंट वाला नहीं है, क्रेडिट की, क्रेडिट हुआ तो पैसा आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। फिर लास्ट है नॉमिनल। नॉमिनल में मतलब मैंने आपको बोला था खर्चा और आपका जो भी प्रॉफिट है, दोनों चीजें आती है। तो डेबिट में आपका क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस। सो डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है। ये याद रखिएगा, 3 गोल्डन रूल। ये तो 12th का बेसिक क्वेश्चन था भाई। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। ठीक है। तो वो इन्हीं अकाउंट के बेसिस पे बोला गया है। बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लगता है, पर एग्जाम में कर नहीं पाओगे अगर आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग देन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट राइजिंग और फॉलिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल इफ मार्जिनल कॉस्ट इज। देखो, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट बेटा गिर रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी ये आपको बताना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर चार्ट है तो मैं 30 सेकेंड्स आपको यहाँ पे देती हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व करो। देखो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको एक चीज बताती हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। हमेशा इकोनॉमिक्स में ना अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप हमेशा ग्राफ याद करके जाएंगे। रटना नहीं है इन क्वेश्चंस को, ग्राफ याद करेंगे, ग्राफ के ऊपर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये वाले। अगर आपको चार्ट नहीं पता होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, रटना नहीं है। जितने भी चार्ट्स होते हैं ना, फिक्स कॉस्ट का चार्ट कैसा है, एवरेज कॉस्ट का क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, वैसे आप याद करके जाइए। चलिए टाइम इज अप, 30 सेकेंड इज ओवर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं आंसर बता देती हूँ बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल। हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते मैम? इसके कुछ रूल्स हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चार्ट सबको शो हो रहा होगा यहाँ पे, आई होप। यहाँ पे देखो। ठीक है। यहाँ पे एसी का चार्ट बना हुआ है आपका, और एमसी का चार्ट बना हुआ है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो चार्ट को ध्यान से देखना। एसी जब गिर रहा होता है बेटा, ये रहा ना आपका एसी, गिरना, गिरने का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। जब बेटा एसी जब गिरता है ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन एसी इज फॉलिंग देन एमसी इज स्मॉलर देन एसी। सिर्फ ये रूल बोला गया इसमें, कि जब एसी गिर रहा होता है ना, तो बस हमें इतना पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो एवरेज कॉस्ट से धीरे गिर रहा होता है या कम में गिर रहा होता है। ठीक है, छोटा होता है, सिंपल सी बात। जब एसी गिर रहा होता है, एवरेज कॉस्ट जब बेटा आपकी नीचे जा रही होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है। इतना ही बता रखा है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अगर एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगी या बढ़ेगी, क्या होगी? ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है आपको बताना। ठीक है ना। देखती हूँ मैं, अगर चार्ट आप लोगों को ऊपर हो जाए तो मुश्किल है, थोड़ा सा स्लाइड में ना दिक्कत है, ऊपर नहीं हो सकता। बट चलो, नहीं हो रहा तो मैं बता देती हूँ कि जब पहली सिचुएशन ये आती है बेटा, जब आपका एसी गिर रहा होता है, तो एमसी जो होता है वो एसी से छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जब एमसी बढ़ने लगे, जब एमसी बढ़ने लगे, ये जो ये वाला फेज है ना ऊपर वाला, ये बढ़ रहा है। जब एसी राइज करता है,
तो फिर क्या होता है, एमसी बड़ा हो जाता है एसी से। क्या हो जाता है, एमसी बड़ा होता है एसी से। और जब ये कांस्टेंट होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये ई वाला पॉइंट जब एमसी इज इक्वल टू एसी हो जाता है। और हमेशा याद रखना एमसी ही कट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एमसी इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, एसी के हमेशा लेफ्ट रहता है और एसी को इसके लोवेस्ट पॉइंट से कटता है, काट देता है, ठीक है। चार्ट याद रखोगे तो याद रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोला था, मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रहा है, इसमें तो नहीं लिखा है राइज हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जब एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट छोटी होती है एवरेज कॉस्ट से। ये भी नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, लिखा ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखो इक्वल जब होती, जब आपका एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता, मैंने भी बोला ना, जब आपका एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता तभी दोनों इक्वल होते, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल है बताना बेटा कि ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है, क्योंकि इसके सिर्फ तीन ही पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, व्हेन एसी इज फॉलिंग, जब एसी गिर रहा होता है तो एमसी जो है वो छोटा होता है एसी से। व्हेन एसी इज राइजिंग, जब एसी बढ़ रहा होता है तो एमसी बड़ा हो जाता है एसी से। जब एसी कांस्टेंट होता है तो एमसी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। लर्न कर लेना ये तीनों पॉइंट्स, फिर कहो एग्जाम्स में आ गए तो फिर आप लोग कैसे करोगे, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। यूपीएससी तक के एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चंस वहां से निकाल के मैं लेकर आई हूँ। बिहार के एग्जाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए थे, वहां पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसीलिए इनको ऐसे लाइटली नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप 20 सेकेंड्स मिलेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए योर टाइम इज अप, और अब आपका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी की जगह अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी लिखा होता ना तो आप लोग टिक लगाते। क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों सेम है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जब आपकी सेंट्रल बैंक जो होती है आरबीआई, वो आपकी कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को खरीदती है या बेचती है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स से है। अ माइनर इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द गार्जियन एसेसीज इनकम इफ इट इज एक्सीड रुपीज 1500, रुपीज 1500 माइनस होल इनकम विल बी एक्सेप्टेड। बताइए। यहाँ पे भी मैं सिर्फ आपको 20 सेकेंड्स ही दूंगी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें ये बोला है जब कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता है तो उसकी जो पैसे सैलरी होती है वो उसके पेरेंट्स की सैलरी में ऐड कर दी जाती है। कब ऐड कर दी जाती है वो आपको बताना है। चलिए टाइम इज अप, आपके 20 सेकेंड्स ओवर हो गए। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट हो जाएगा, एक्सीड रुपीज 1500। देखो 1500 तक तो छूट रहती है। अगर 1500 तक बच्चे ने कमाए है ना तो फिर उसको जरूरत नहीं है इंक्लूड करने की, इतनी छूट है, ठीक है। लेकिन अगर 1500 से 1 रुपए भी ज्यादा हो गया, एक्सीड, एक्सीड का मतलब 1500 से अगर अधिक है, तो फिर उसके पैसे जो है बेटा वो आपके गार्जियन के में ऐड कर दिए जाएंगे। 1500 तो तब भी हटा दिया जाएगा, मान लीजिए आपने 2000 रुपए कमाए हैं तो 1500 हटा के 500 जो बचेंगे उसको आपके पेरेंट्स के इनकम में ऐड किया जाएगा। इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट स्पीड सॉरी क्वेश्चन है, व्हेन डेटा डील्स विद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम देन द बेस्ट एवरेजेस मीडियन मोड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा ऐसा डेटा है बेटा जो स्पीड डिस्टेंस और टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। अगर स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तो हम कौन सा मीन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी होगा बट नहीं आएगा तो फिर यही टफ बन जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज हार्मोनिक मीन। देखो हार्मोनिक मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आपके क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस की बात आ जाए और डिस्टेंस सेम होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। 100 किलोमीटर गए तो 100 किलोमीटर आने का भी वापस 100 किलोमीटर, तो हम लोग हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
For which of the following purpose share premium can be used? Your options are in writing of discount on debentures of company, in writing of preliminary expenses of company, issuing bonus shares, या फिर all of the above, and your time starts now. शेयर प्रीमियम हम लोग कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं? योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पहले बात करते थे शेयर प्रीमियम होता क्या है। शेयर प्रीमियम का सिंपल सा मतलब है बेटा, आपके जो शेयर्स थे 10 रुपए के थे और आपने इश्यू कर दिए 15 रुपए में, आपको 5 रुपए का जो फायदा हो गया ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम। ठीक है, किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया। ठीक है, शेयर प्रीमियम होता क्या है, क्वेश्चन रटने नहीं है, सब समझना है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है बेटा वो किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो आपकी कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको फ्री में दे देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना, यानी जो आपके खर्चे हुए थे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में, है ना, इन सब का जो खर्चा होता है जब कंपनी बनती है, तो वो सारे खर्चे को देने के लिए। या फिर जितने भी एक्सपेंसेस, कमीशन पेड है, डिस्काउंट है शेयर्स डिबेंचर्स पे, उसको पे करने के लिए। ठीक है, या फिर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, या फिर फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स खुद खरीद लेने के लिए। तो ये याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सेवरल अजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज अजम्पशंस। कौन सा नहीं है? देखो क्वेश्चन में गड़बड़ मत किया करो, नॉट जरूर पढ़ लिया करो। ये जो मैं खुद गलती करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाती हूँ। मैं बहुत बार ऐसा तो क्वेश्चन में मैं नॉट नहीं पढ़ पाती और क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िए। Your options are: the sales mix of product is constant, inventory quantities change during the year, the behavior of both revenue and cost is linear throughout the relevant range, and factor prices, material prices, wages rates remains unchanged. कॉस्ट वॉल्यूम का कौन सा नहीं है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे 30 सेकंड्स मिलते हैं आपको, ताकि आप आराम से सोच लो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करिए प्लीज। चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब पहले वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। द सेल्स, पहली बात तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट होता क्या है। देखो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट आपस में ये लोग कनेक्ट कैसे हैं, कितना कितनी सेल करोगे जिससे प्रॉफिट होगा, कितना कॉस्ट रखोगे जितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो सबसे पहले बोला है द सेल्स मिक्स ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अभी सेल्स मिक्स क्या होता है, नहीं आ रहा होगा ना समझ में, रट लोगे ऐसे तो तुम लोग क्वेश्चंस को। देखो सेल्स मिक्स का सिंपल सा मतलब है, सपोज करिए मेरी मैगी की कंपनी है, मैं दो टाइप की मैगी बनाती हूँ, एक बनाती हूँ वेज, एक बनाती हूँ नॉन वेज। ठीक है बेटा, दो तरीके की मैगी बनाते हैं हमारी कंपनी में, एक वेज है एक नॉन वेज है, तो मैं बेटा सेम रेशियो रखूंगी। अगर मैं दो वेज बनाती हूँ और एक नॉन वेज, ये इतना रेशियो, तो यही रेशियो ही लेके मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, चेंज नहीं कर सकती मैं इसे रेशियो को, तो ये करेक्ट है। सेल्स मिक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा बोला है इन्वेंट्री क्वांटिटीज चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम। नहीं बेटा, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, जितना आपने बनाया है उतना आपको बेचना है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं बचेगी। अगर मैंने 200 पैकेट बनाए हैं तो 200 ही मैं बेचूंगी, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। इसलिए इन्वेंट्री जो है क्वांटिटीज वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, जितना बनाया उतना बेचो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है द बिहेवियर ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज लीनियर। देखो दोनों सेम रहेंगे। अगर मैंने मैगी की कॉस्ट बेटा आज 20 रुपए रखी है तो 20 ही रहेगी, ये नहीं कल आज 20 रखी कल 22 रख दूं, परसों 23 रख दूं, 25 रख दूं, ऐसे नहीं करना है। तो ये करेक्ट बोला है कि ये लीनियर रहेगी, साथ साथ चलेगा। फैक्टर प्राइसेस, मटेरियल प्राइसेस, वेजेस रेट ये भी अनचेंज रहेंगे। जितना हमारा मटेरियल लाने में पैसा लग रहा है, जितना हमें वेजेस रेट लग रहा है, सब सेम ही रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 20 सेकेंड्स मिलेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
कौन सा सेक्शन होता है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम को छूट दे रखी होती है, बताइए। योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 10(1). ठीक है। और ये भी याद कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी वो 5 चीजें आती हैं जिस जो छूट होती हैं, कि आपकी लैंड वही होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज से आपने यूज करी हो। ठीक है। वो 5 चीज जरूर याद रख लीजिएगा कौन कौन सी होती है, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं करा है पर मैंने आपको ओरली बता दिया है। अगले सेशन में मैं इंक्लूड कर दूंगी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इन द मोनोपोली, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जो एवरेज रेवेन्यू, जो प्राइस जिसे बोलते हैं, मोनोपोली का कर्व कौन से शेप का होता है, मतलब डाउन अपवर्ड क्या है, ये आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 20 सेकेंड्स दिए हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी डाउनवर्ड क्यों होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ रटना नहीं है, पहले बोल दिया है। देखो ये डाउनवर्ड क्यों होता है, नीचे जा रहा है ना, देखो ए आर, ए आर का मतलब प्राइस, ये नीचे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। पर मैम ये नीचे क्यों जाती है, देखो मोनोपोली में बेटा क्या होता है, ये यूनिट है, ये आपका ए आर है, ए आर का मतलब प्राइस। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के चक्कर में ना आपको प्राइस कम करना पड़ता है। अब सपोज करिए 1 यूनिट थी, मैं 10 रुपए का बेचती थी, अब मुझे एक और यूनिट बेचना है, एक और यूनिट बेचने के लिए मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे, 9 करने पड़ेंगे। एक और यूनिट बेचूंगी तो फिर 8 करना पड़ेगा, एक और यूनिट बेचूंगी फिर और कम करो। तो जितना जितना आउटपुट आप बेचोगे, जितना जितना सामान आप बेचोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, उतना उतना प्राइस कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो देखो 10, 9, 8, 7 नीचे जाएगा ये, इसीलिए ये घट रही है ना, इसीलिए इस डाउनवर्ड स्लोप बोला जाता है इसको। ठीक है। इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब यही है, जितना हम एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट सोल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना हम प्राइस कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शेयर ऑफ द पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, फुली एग्जेम्प्टेड, पार्शियली एग्जेम्प्टेड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे। जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है ना, जो उनका हिस्सा मिलता है, उसमें टैक्स लगता है, ये बताना है आपको। चलिए टाइम इज अप, 20 सेकेंड्स हो गए ओवर एंड योर राइट आंसर इज नॉट टैक्सेबल, यानी एग्जेम्प्टेड होता है बेटा। ठीक है, पूरी तरीके से फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड क्यों होता है मैम, देखो एग्जेम्प्टेड का सिंपल सा मतलब ये होता है, यहाँ पर सपोज करिए पार्टनरशिप है, ठीक है, उन्होंने, पार्टनरशिप फर्म है, उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, मैं छोटा अमाउंट लेके चलती हूँ, 1 लाख लेकर। ठीक है, पार्टनर का शेयर था उसमें 50% का, सपोज करिए 50,000 का। एक बात बताइए, पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो बेटा पहले 1 लाख रुपए पे टैक्स दे चुकी होती है, तो फिर जब पार्टनर उसका हिस्सा लेता है प्रॉफिट का, तो वो दोबारा टैक्स क्यों पे करेगा, ऐसे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। इसीलिए उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, छूट दी जाती है पूर्णतः, जो छूट इसीलिए दी जाती है ताकि क्या है, कि आप जो है वो दोबारा टैक्स ना दें, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो थी ना बेटा, उन्होंने पहले ही कंपनी ने टैक्स भर दिया है। अब आपको पार्टनर्स को अलग अलग टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उस अमाउंट पे पहले टैक्स लग चुका है, इसलिए आप अलग से उस पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द केस ऑफ inferior गुड्स द इनकम elasticity ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, इनफाइनाइट।
ये आपको बताना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं दूंगी आप लोगों को, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ लेती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 20 सेकेंड्स आर एनफ, है ना। चलिए बताइए, इंफीरियर गुड्स पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, नेगेटिव होती है या फिर इनफाइनाइट होती है? चलिए टाइम इज अप। ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर सी इज योर राइट आंसर। कैसे होगा देखो बता देती हूँ। इंफीरियर गुड्स होते हैं खराब क्वालिटी के गुड्स। सपोज करिए आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप खराब क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे क्या? नहीं मैम, अब तो हम व्हाइट वाली ब्रेड नहीं खाएंगे, हमारी तो सैलरी बढ़ गई, हमारी तो इनकम बढ़ गई है, अब तो हम खाएंगे ब्राउन ब्रेड, ओट्स का नाश्ता करेंगे, म्यूजली का ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें। तो वही चीज है कि जब आपकी बेटा इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसी वजह से ये नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास इनकम हो जाएगी तो आप इंफीरियर यानी खराब क्वालिटी गुड्स को छोड़कर अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे। तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे तो बेचारे इंफीरियर गुड्स को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, इसी वजह से इसको नेगेटिव को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इट्स करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरा डेफिनेशन दे दी है ये। डेफिनेशन है ये किसकी है ये बतानी है। चलो 20 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। सेम की सेम डिट्टो डेफिनेशन यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर दी गई है, तो आपको बताना है इनमें से किसका डेफिनेशन है ये। चालू खाता, व्यापार संतुलन, पूंजी खाता या फिर भुगतान संतुलन। करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए टाइम आपका अप हो गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बीओपी का है ये तो साफ साफ आपको पता होना चाहिए। बीओपी होता क्या है? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, जहां पर वो कंट्री किसी और दूसरी कंट्री में, पूरी दुनिया की कंट्री के साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है, उसका रिकॉर्ड है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दो तरीके के होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके इनविजिबल ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज, आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपके एफडीआई वगैरह आती है, कितना आपने खरीदा है, बोरो किया है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, कितना खरीदा, कितना बेचा, ठीक है। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया? आबिद हुसैन कमेटी, भगवती और आपकी चेलिया समिति या नरसिम्हन। बहुत इजी है। फाइनेंशियल सेक्टर के में बदलाव लाने के लिए कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात करी गई है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप 20 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताइए कौन सी कमेटी है जिसने सजेस्ट किया था कि हमें जो है वो वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। उसने उन्होंने सुझाव दिया था कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज नरसिम्हन कमेटी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी अडॉप्टेड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर नन ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स दिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी में सॉल्व करिए, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, लेंदी नहीं है। ज्यादा टाइम एग्जाम में लगाएंगे तो पेपर छूट जाएगा फिर। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ए फॉर याद रखिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अंतर क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर बोला जाता है कंपनी का मेन, जो आपका अगर बुक बात करूं मैं तो वही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स लिखता है, मैनेजमेंट के जो अंदर के रूल्स वगैरह होते हैं उसका काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बता रखा है, आप जाके मेरी क्लास देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल कर में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला, उसमें आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन द लाइन इन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज टेक एडवाइस फ्रॉम द लाइन, एडवाइस द लाइन, होल्ड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क इन अ डिफाइनाइट मैनर अपॉन सर्टेन इंडिविजुअल। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
यानी इसमें ये बोला है जो स्टाफ का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ आपको ये बताना है स्टाफ का फंक्शन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है। आई नो थोड़ा क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में। इसमें से पूछा गया है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, क्या फंक्शन है उनका लाइन के लिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ना, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो है एडवाइज द लाइन। देखो स्टाफ का सिर्फ एक काम होता है, अपने से जो छोटे होते हैं ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो ऊपर जो होता है स्टाफ, ठीक है, सबसे बड़ा स्टाफ होता है। स्टाफ के जो नीचे होता है ना बेटा वो होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ का बेटा सिंपल सा काम होता है, आपको सलाह देना, आपको गाइड करना। और लाइन वालों का क्या काम होता है, सलाह लेना, डिसीजन लेना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टाफ एक्सपर्ट सिर्फ आपको एडवाइस ही देते हैं। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एमसीक्यूज मैराथन लेकर आऊंगी आगे के जो पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।